गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने वाटर रिलेशंस के बारे में पढ़ा। वाटर क्या है, वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वाटर किस तरह से प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें हमने पढ़ा वाटर के बारे में और इम्बाइबेशन के बारे में। अगर हम वाटर रिलेशंस की बात करें तो हमारे सामने अलग अलग टर्म्स आती हैं, जैसे कि डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, टर्गर प्रेशर, पोटेंशियल प्रेशर आदि। इसके बारे में दो टर्मिनोलॉजी दी गई है, एक तो ओल्ड टर्मिनोलॉजी और एक न्यू टर्मिनोलॉजी या मॉडर्न टर्मिनोलॉजी। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफ्यूज़न के बारे में। डिफ्यूज़न क्या होता है? हम देखते हैं कि कहीं परफ्यूम की बोतल खोली गई तो हमें उसकी खुशबू आती है, या कहीं हम पानी में थोड़ी सी इंक या कोई कलर डाल दें तो वो पूरे पानी में फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये जो होता है डिफ्यूज़न के कारण होता है। तो डिफ्यूज़न क्या है? ठोस, द्रव व गैस के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण की ओर गमन को डिफ्यूज़न या विसरण कहते हैं। या फिर किसी भी पदार्थ के अणुओं या आयनों को विसरित होने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप उत्पन्न दाब विसरण दाब कहलाता है, और इसके कारण जो प्रेशर उत्पन्न होता है विसरण दाब प्रवणता कहलाता है। तो डिफ्यूज़न या विसरण क्या है? ठोस, द्रव व गैस के अणुओं का अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर गमन, ये कहलाता है डिफ्यूज़न। इसका एग्जांपल जैसा कि मैंने अभी बताया ही था आपको, क्या होता है, अगर हम किसी भी पानी में इंक डाल दें, कलर डाल दें तो वो पूरे में फैल जाता है। मतलब जिस जगह हम डालते हैं वहाँ उसकी कंसंट्रेशन अधिक होती है, धीरे धीरे वो कहाँ जाता है? कम कंसंट्रेशन की ओर पूरे की पूरे पानी में व्याप्त हो जाता है। इसी तरह से परफ्यूम की बॉटल भी खोलेंगे तो जिस जगह होती है वहाँ उसकी अधिक कंसंट्रेशन होती है, उससे वो चारों ओर के वातावरण में तब तक फैलता रहता है कि जब तक कि समान रूप से उसकी कंसंट्रेशन सब जगह नहीं हो जाए। फिर दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है ऑस्मोसिस या परासरण। विसरण और परासरण। विसरण, हम परासरण करने से पहले तीन चीज़ें समझेंगे, विलेय, विलायक और विलयन। विलेय क्या होता है? सॉल्यूट। विलायक क्या होता है? सॉल्वेंट। और विलयन क्या होता है? सॉल्यूशन। तो विलेय क्या होता है? अगर हम किसी चीज़ में शुगर, मान लो अगर हम पानी में शुगर घोलेंगे, चीनी घोलेंगे, तो क्या होगा? जो शुगर है वो है विलेय और जो पानी है वो विलायक, और शुगरी सॉल्यूशन जो बनता है, चीनी का जो घोल बनता है वो होता है विलयन। तो ये तीनों चीज़ें हम समझेंगे तभी हमको आगे ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर पोटेंशियल आदि समझ में आएंगे। ऑस्मोसिस क्या है? विलायक अणुओं का, विलायक मतलब सॉल्वेंट, विलायक अणुओं का, यहाँ सॉल्वेंट क्या है? वाटर। विलायक अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। अच्छा, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? तीन तरह की झिल्ली होती है, इम्परमिएबल, परमिएबल और सेमी परमिएबल। इम्परमिएबल अपारगम्य, परमिएबल पारगम्य और सेमी परमिएबल अर्धपारगम्य, ये तीन तरह की झिल्ली होती है। ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी अर्धपारगम्य या सेलेक्टिवली परमिएबल है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? विलायक अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की ओर जाने की प्रक्रिया विसरण की क्रिया कहलाती है। मतलब विलायक अणु, विलायक मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अणु एक सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में कम सांद्रता विलयन, मतलब विलयन जो है वो कम सांद्रता है। तो विलायक अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की ओर जाना। मतलब जैसे कि हम शुगर का सॉल्यूशन भी देखेंगे, एक झिल्ली है उससे एक ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला शुगर सॉल्यूशन और दूसरा कम कंसंट्रेशन वाला शुगर सॉल्यूशन एक दूसरे से अलग है, तो क्या होगा? विलायक अणुओं का मतलब जो, और कम सांद्रता वाले विलयन मतलब कम सांद्रता वाले विलयन में क्या होगा? कम सांद्रता वाले विलयन में शुगर कम होगी और पानी ज़्यादा होगा। तो गमन क्या होता है? जो अधिक, जहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होती है और जहाँ पे सॉल्वेंट कहाँ जाता है? कम सांद्रता वाले विलयन में। कम सांद्रता वाले विलयन में मतलब सही है, सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होती है। सॉल्वेंट अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, और सॉल्वेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा? सॉल्यूशन कम सांद्रता वाला होगा। तो सॉल्वेंट अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। तो यहाँ सॉल्वेंट अणु कहाँ से जाएंगे? जहाँ पे शुगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है। फिर
विलायक क्या दूसरे पर देखो तो विलायक या जल का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली की ओर जाना। मतलब जो विलायक है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, और जो विलायक मतलब सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूशन है वो अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है। इसके लिए हमने सब एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जो कि एक आलू लेते हैं। आलू जो होता है उसको ऑस्मोस्कोप की तरह से बनाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, आलू लेके उसके बीच में एक कैविटी कर लेते हैं, एक गुहिका कर लेते हैं। उसके बाद उसको बीकर में रखते हैं, उस गुहिका के अंदर शुगर सॉल्यूशन भरते हैं और बाहर वाटर का सॉल्यूशन भरते हैं। एक दूसरे वाला लेते हैं, उसमें शुगर सॉल्यूशन कम बाहर की ओर भरते हैं और वाटर अंदर की ओर भरते हैं। तो अब आप बताइए कहाँ से कहाँ जाएगा। जहाँ पर वाटर की मात्रा ज़्यादा अधिक है, वाटर जो है वो शुगर सॉल्यूशन की ओर जाएगा। हम डायग्राम ए में देख रहे हैं, बाहर है वाटर और अंदर है शुगर सॉल्यूशन। तो यहाँ पानी कहाँ जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तो वाटर लेवल बढ़ रहा है। और इसमें कहाँ है, इसमें वाटर अंदर है और शुगर सॉल्यूशन बाहर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर बाहर जा रहा है। मतलब जो सॉल्वेंट है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है। तो ये हुआ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब विलायक अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की ओर जाना। मतलब जो सॉल्यूशन कम सांद्रता वाला है उससे अधिक सांद्रता वाले विलयन में विलायक के अणुओं को सॉल्वेंट का जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर विलयन में उत्पन्न हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जो कि विलायक के अणुओं के अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन में प्रवेश को रोकता है। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस के दौरान उत्पन्न हुआ वह प्रेशर है जो कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया पर रोक लगाता है। ये हुआ डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस भी एक विशेष प्रकार का डिफ्यूज़न है जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होता है। तो डिफ्यूज़न जैसा कि हमने देखा, ठोस द्रव व गैस के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, जैसा कि किसी परफ्यूम की बोतल खोलने पे होता है या किसी पानी में इंक आदि डिजॉल्व करने पे होता है। दूसरा ऑस्मोसिस क्या है? विशेष प्रकार का डिफ्यूज़न है, इसमें विलायक अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की ओर जाते हैं। मतलब गमन किसका होता है? दो सॉल्यूशन है, एक कम सांद्रता वाला और एक अधिक सांद्रता वाला। तो कम सांद्रता वाले विलयन में जो सॉल्वेंट है वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाता है जहाँ की सॉल्वेंट की मात्रा कम है। इसके बाद ये दो चीज़ें हुई हमारे, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। उसके बाद आता है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर कहाँ है? परासरण के कारण किसी बंद परासरण तंत्र में जल के प्रवेश से उत्पन्न होने वाला द्रव स्थैतिक ताप टर्गर प्रेशर कहलाता है। जैसे जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस होता है तो एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का प्रवेश होता है, तो उसके कारण जो प्रेशर उत्पन्न होता है उसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। फिर एक और चीज़ आती है डीपीडी, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएट। तो अभी तक हमने पढ़ा डिफ्यूज़न, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर। उसके बाद आता है डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। तो शुद्ध विलायक का मिश्रण दाब से अधिक होता है। और शुद्ध विलायक सबसे ज़्यादा प्योर सॉल्वेंट क्या है? ये मेयर ने वो टर्म दी थी 1938 में। सबसे ज़्यादा प्योर सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो वाटर का जो डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है जब इसमें विलय कण मिलाए जाते हैं। मतलब जब इसमें सॉल्यूट मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन का दाब कम हो जाता है। मिश्रण दाब में आई यह कमी, डिफ्यूज़न प्रेशर में आई यह कमी डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएट कहलाता है। तो शुद्ध विलायक यानी वाटर का मिश्रण दाब डिफ्यूजन प्रेशर सबसे अधिक होता है। जब उसमें जैसे ही कोई सॉल्ट, शुगर कुछ आदि मिलाते हैं तो इस सॉल्यूशन का प्रेशर कम हो जाता है। तो मिश्रण दाब में आई यह कमी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट कहलाती है। किसी विलयन के मिश्रण दाब तथा उसके शुद्ध विलायक के मिश्रण दाब के निश्चित ताप व दाब के अंतर को डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट कहते हैं। किसी सॉल्यूशन के मिश्रण दाब और उसके शुद्ध विलायक, उसका जो प्योर सॉल्वेंट होता है, मतलब सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर और उसमें कोई सॉल्यूट मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसके डिफ्यूजन प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसको डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट कहते हैं। ये तो आज हमने वाटर रिलेशंस में क्या क्या पढ़ा?
डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर और डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंट। ये थी ओल्ड टर्मिनोलॉजी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे न्यू टर्मिनोलॉजी।